नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है कुंदन, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, आप हमारे सभी विद्यार्थी कंटिन्यू हो जाएं। और आज हम लोग जो है अ, राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में जो है आपसे जो हमारी बात हुई थी बेटा, वो गांधी के द्वारा आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ तक की बात हम लोगों ने की थी। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई थी और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कहानी चल रही है। उसी दौरान हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तय होगा, इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। उस गोलमेज सम्मेलन में इस बात को लेकर के तय किया जाएगा कि भारत के लिए जो संवैधानिक सुधार हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? तो वैसे तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन तो एक ही बार है, लेकिन चूंकि असफल हो जाता है इसीलिए 3 बार गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे। और इसमें यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, किस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसमें भाग ले रही है उसके पीछे क्या कारण है, और जब भाग नहीं ले रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो आज इन सब पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। उसके बाद और भी आगे के टॉपिक को बेटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, मनीष दहिया, मोहिनी, ठीक है, आप सभी का मैसेज आ रहा है, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन होगा और हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि उससे पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन, अब आइए हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण बिंदु है पहले उसको आइए पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, समय 12 नवंबर, 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक, 19 जनवरी 31 तक, ये पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, प्लेस, यानी कि स्थान, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। थर्ड पॉइंट हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, उद्घाटन कौन किया था? उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम। अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप लोग पॉइंट आउट करते हुए चलिए। ठीक है, उद्घाटन इन्होंने किया था। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर सभापति? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इसके बाद अब कितने लोगों ने भाग लिया था, सम्मिलित हुए?
89 लोगों ने। अब यहां पर आइए कि किस पार्टी से कौन से लोग थे। कांग्रेस से, मतलब कोई नहीं। ठीक है, हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा बेटा पॉइंट आउट करिए। एम आर जयकर, बी एस मुंजे, एम आर जयकर प्लस बी एस मुंजे। ठीक है, ये हिंदू महासभा से थे। इसके बाद उदारवादी से, ये आपसे पूछा जाता है पहले वाले में। उदारवादी से, उदारवादी से लिखिएगा सीवाई चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू। सीवाई चिंतामणि प्लस तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, मुस्लिम लीग से बेटा, मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग से कौन कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद शफी, आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, फजलुल हक। ठीक है, फजलुल हक पॉइंट आउट करते जाइए। सिखों की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया? सिखों की तरफ से प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार सरदार संपूर्ण सिंह। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एंग्लो इंडियन की तरफ से, एंग्लो इंडियन की तरफ से केटी पॉल, केटी पॉल। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और एक और लिखिएगा, देशी रियासत से 16 नरेश, देशी रियासत से देशी रियासत से 16 नरेश। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और यहां पर, ये तो हो गए। लिखिएगा, भारतीय नरेशों का ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव। भारतीय नरेशों का ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव। ठीक है, और एक आखिरी पॉइंट, मुस्लिम लीग जो है पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग। चलिए आइए इस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। बेटा थोड़ा सा आज आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, तो इस बात को आप अच्छे समझिए कि गोलमेज सम्मेलन इसलिए हो रहा है ताकि भारत शासन अधिनियम लागू किया जाए।
तो आपको पता है कि 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे साइमन कमीशन का हिंदुस्तान आना होता है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट तैयार होता है, एक तो उस पर डिबेट होगा, दूसरे आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट को अभी तक गवर्नमेंट ने माना ही नहीं, दूसरे आपको पता है कि जिन्ना ने जो 14 सूत्री मांग की थी उन रिपोर्ट्स को जिन्ना लेकर के गए हुए हैं। तो यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खेल खेलेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो किसी भी कीमत पर नेहरू रिपोर्ट को तो स्वीकार करेगी ही नहीं, लेकिन जिन्ना का जो 14 सूत्री मांग है उसमें से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो परिचर्चा करेगी और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाना चाहेगी। क्यों? उससे क्या होगा कि आपसी जो है फुटमत पड़ेगी जो है हिंदुस्तान में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। पहला पॉइंट इसका ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में आता है। दूसरा, कहां पर? प्लेस सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उद्घाटन कौन किया था? उस समय के सम्राट जॉर्ज पंचम। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष या सभापति कौन था? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखेंगे आपकी कौन कौन पार्टिसिपेट किया। सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट कर रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस समय कांग्रेस हिंदुस्तान में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही है। जब तक उसकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक कांग्रेस किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेगी। तो इस तरह से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू महासभा से कौन गया? एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजे। उदारवादी दल से सीवाई चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू। मुस्लिम लीग से आगा खां, ठीक है, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। इसके बाद आप देखेंगे सिख संप्रदाय की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह, देसी रियासत में 16 नरेश, एंग्लो इंडियन की तरफ से के.टी. पॉल, दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बात वहां पर क्या होती है कि आप देखेंगे कि दो बातें हुई। पहले तो जो देसी नरेश थे ये लोग जो थे, इन्होंने कहा कि जो अगला संविधान होगा उस प्रावधान के अकॉर्डिंग भारतीय नरेशों का ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव। इन नरेशों ने कहा कि हम ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने की बात करते हैं, यानी कि भारत से एक तरीके से कि जो ब्रिटिश है उसके अधीन होने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस तो उससे आजादी की बात कर रही है और ये लोग उससे हट करके बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपके संरक्षण में कार्य करेंगे। तो एक तो ये बात बहुत मायने रखती है। दूसरा, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग, कि मुस्लिम लीग ने कहा कि एक पृथक निर्वाचन की मांग जो अपनी जिद इन्होंने बनाए रखा था उसको बनाया। तीसरे, भीमराव अंबेडकर भी दलित वर्ग के लिए जो है एक अलग निर्वाचन की मांग करेंगे। तो कई बार हुआ क्या कि इन लोगों में आपस में जो है डिबेट छिड़ गया, आपस में बहस छिड़ गया। और आप देखेंगे वहां पर कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो एक तरीके से आप देखेंगे असफल घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? असफल घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर कोई कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं हो पाती है, बस आपको इतना ही जानना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो क्वेश्चंस बनेगा वो यहां पर जो पॉइंट आउट हमने कर दिया है वहां से ये प्रश्न बनता है, जो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप देख लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है बेटा वह जो है असफल घोषित हुआ। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल घोषित होता है तो बात समझिए, इस समय वायसराय कौन है इंडिया में? तो इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन है। तो लॉर्ड इरविन परेशान, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे कि रद्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है एक तरीके से इन लोगों में आपस में मतभेद हो गया। दूसरे, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी जो सबसे अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करती है वह खुद ही नहीं गई। अब जिसके लिए संविधान बनाना है, जिस जनता के लिए संविधान बनाना है, उस जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्वकर्ता कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो कांग्रेस ने कहा कि आप कुछ भी बना लीजिए, हम मानेंगे नहीं, हम विरोध करेंगे। और एक तो इधर इनके पास डिस्प्यूट का पर्याप्त मैटर हो गया, ये जो डिमांड इन लोगों ने किया उसमें आपस में इन लोगों के बीच में बातें बिगड़ गई। तो अंततः फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बेटा क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो बात समझिए। अच्छा, इस समय गांधी कहां है? जब इस समय गांधी आंदोलन कर रहे थे तो गांधी को जेल भेज दिया गया था। अब गांधी जेल में है। ठीक है, तब जो वायसराय इरविन है उसको यह समझाया जाएगा कि तुम ऐसा करो कि गांधी से बोलो कि वह जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को तैयार रहें। क्यों? क्योंकि गांधी यानी कि कांग्रेस यानी कि अधिकांश जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। तो इरविन ने कहा कि गांधी से जब हम कहेंगे तो गांधी हमारी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि गांधी तो आंदोलन कर रहे हैं, गांधी तो अपना कई डिमांड रखे हैं। तो फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से दबाव आया कि गांधी जो डिमांड रख रहे हैं उसको पहले सुनो और उसमें से अधिकांश बातों को मान लो। ठीक है, तो जब आप गांधी के अधिकांश बातों को मान लेंगे तो जो आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब आंदोलन कैंसिल होगा, आप उनकी बात को मान लेंगे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। और हुआ भी यही।
लेकिन अब ये कैसे शुरू होगा? गांधी जेल में थे, गांधी को रिहा कर दिया गया। जब गांधी को रिहा कर दिया गया तो उसके बाद आप देखेंगे तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर जो हिंदू महासभा के थे, ठीक है, विशेष करके आप देखेंगे एक तो उदारवादी थे तेज बहादुर सप्रू और एक हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर। इन दोनों ने जो है गांधी जी को जो है कहा कि ऐसा है कि इरविन से बात करना चाहिए, और इरविन भी तैयार था कि गांधी से बात होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहानी बनेगी और गांधी और इरविन के बीच में समझौता होगा। कब होगा इस बात को समझिएगा। ये 19 जनवरी 1931 तक चलता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद फरवरी निकलेगा मार्च। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का इरविन हॉल है आप देखेंगे, वहां पर गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में जो है इरविन ने लगभग उन सारी बातों को मान लिया जिस पर गांधी ने बात रखी। हालांकि एक सबसे बड़ी समस्या थी, किसी गांधी इरविन पैक्ट में भी कहा जाता था कि, हालांकि उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी हुई थी, मतलब आदेश हुआ था, मतलब उनकी रिहाई को लेकर के, तो अधिकांश लोगों का मानना है कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी ने इस बात को रखा ही नहीं कि भगत सिंह की जो फांसी है उसको रोक दी जाए। कुछ लोगों ने माना कि इरविन के सामने गांधी ने रखा था, लेकिन इरविन सब शर्त मानने को तैयार था, बशर्ते कि इस शर्त को नहीं मानेगा वो। तो कई सारी बातें हुई। हालांकि आगे चल करके इरविन का स्टेटमेंट था कि भगत सिंह को जो फांसी देना था वो मुझसे कहीं ज्यादा तो गांधी को थी। बात समझिएगा, इरविन का स्टेटमेंट आगे चल करके जो विवाद का विषय बना। इरविन ने कहा कि भगत सिंह को फांसी की बात, अरे मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी तो गांधी को थी। गांधी चाह रहे थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। लेकिन इस बात को समझिएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? इरविन का है। इरविन तो वैसे ही जो है विवाद कराना चाहता है, तो हमें इरविन की स्टेटमेंट में नहीं जाना है। हमें बस इस बात को मान लेना है कि दो बातें, या तो गांधी ने इस बात को रखा था इरविन के सामने, इरविन ने मना कर दिया, या फिर गांधी ने रखा नहीं। तो इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है कि गांधी ने नहीं रखा था, और इस बात को भी आप बहुत स्पष्ट नहीं कह सकते गांधी ने रखा था। हालांकि जो भी ये विवाद का विषय बना हुआ है, अभी यहां पर हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग भगत सिंह के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब असफल हो जाता है, इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। और उस समझौते के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको रोक दिया जाता है, और उसके बाद गांधी सेकेंड बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हम करें कि उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसको पॉइंट आउट कर लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहां लिखिए नोट। नोट, पहला पॉइंट लिखिएगा। तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयास से, तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट या समझौता, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली समझौता हुआ। परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इस समझौते पर के.एम. मुंशी ने क्या कहा। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारतीय इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा।
के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारतीय इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। बेटा ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इस समझौते का एक नेगेटिव पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट था, नेगेटिव पॉइंट लिख लीजिएगा। गांधी क्रांतिकारियों को फांसी से नहीं बचा सके। गांधी क्रांतिकारियों को फांसी से नहीं बचा सके। परिणाम 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर में फांसी हो गई। तो यहां पर बेटा इस चीज को आप देखेंगे, ठीक है, कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है। मतलब तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयकर के प्रयास से गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के रूप में जाना जाता है। परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारतीय इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। इसका जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि गांधी जो है क्रांतिकारियों को फांसी से नहीं बचा सके। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर में फांसी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए मार्च में यह कहानी होती और मार्च में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था कराची में, ठीक है, जो है कराची में अधिवेशन होना था। अब बेटा जब कराची में अधिवेशन होना है तो जाहिर सी बात है कि ठीक फांसी के बाद जब कराची में अधिवेशन होगा और ये लोग जाएंगे तो वहां के लोग जो हैं वो किस तरह से कार्य करेंगे। तो कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ ठीक फांसी के बाद, और ये लोग जब वहां पर जाते हैं, हालांकि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते हैं और गांधी वहां गए थे, वहां के युवाओं ने गांधी को काले झंडे दिखाए। तब गांधी ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था कि आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं, गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। यानी कि ये शरीर तो मर सकता है लेकिन जो विचारधारा है हमारी वो नहीं मरेगी। आज नहीं तो कल उस विचारधारा पर लोग जो है विचार करेंगे और उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। तो एक स्टेटमेंट आप सुने होंगे, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। तो जब गांधी कराची अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तब वहां पर इनको काले झंडे दिखाई दिए, मतलब दिखाए जाते हैं युवाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगत सिंह की फांसी वगैरह सब रोक नहीं पाए थे। तो यहां पर कराची अधिवेशन की एक विशेषता और है कि यहां पर आप देखेंगे कि कराची अधिवेशन में ही जो है पहली बार मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य जो शीर्षक है इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट कर लेते हैं, कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931। पहला पॉइंट बेटा अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकेंड पॉइंट युवाओं द्वारा
युवाओं द्वारा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। दिखाए गए। इस पर गांधी का कथन था, कथन क्या था? गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी पारित हुआ था इसी में। मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी पारित। और एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं, इसी कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया था। इसी कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया। तो पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया। ठीक है। अब जरा कहानी सुनते हैं इसके बाद, बहुत शानदार, एकदम बढ़िया। इसको पॉइंट आउट कर लिए। अब इसके बाद एक स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। बस एक सुंदर सा हेडिंग लिख दीजिएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसकी पहले कहानी सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बशर्ते कि बस एक पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं, इसका समय 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। सात सितंबर 1931 से दिसंबर 31 तक। बेटा कहानी कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, इसमें हम कई सारी बातों को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बात समझिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है मार्च में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो गया, और उसके बाद अब जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में आयोजित किया गया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लिया कौन नहीं लिया। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दो ऐसी पर्सनालिटी होते हैं कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। ठीक है, खैर ये तो फैक्ट है याद करने के लिए, लेकिन आप आइए यहां पर मुख्य बात समझिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि लंदन का जो सेंट जेम्स पैलेस था एकदम सज गया। क्यों सज गया? क्योंकि आपको पता है कि इस समय बारातियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। कौन आने वाला है भाई? गांधी। क्योंकि यहां पर समझौता हो चुका था, तो सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब यह हुआ कि क्या किया जाए।
तो गांधी अब जा रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो ये हुआ कि भाई गांधी किससे जाएंगे, तो बेटा SS राजपूताना नामक जहाज को सजाया गया। मतलब उसी प्रकार से गांधी तैयार हो रहे हैं, जैसे आपको पता है ना कि बारात में जाने के लिए दूल्हे की तैयारी होती है, उसे वही। तो इस समय सेंट जेम्स पैलेस में विवाह होगा, दूल्हा जा रहा है हिंदुस्तान से, तो उनके लिए पूरा सज गया एकदम पूरा, ठीक है, एकदम शानदार रथ, यानी कि SS राजपूताना नामक जहाज जो है सजा दिया गया। अब बात को समझिएगा, थोड़ी सी एक इंटरेस्टेड कहानी को जोड़ते हुए हम आपको बता रहे हैं। अब गांधी थोड़ा सा, जाहिर सी बात है कि जो दूल्हा होता है उस दौरान जिस समय उसकी शादी होती है, तो उस समय को मतलब आप लोग तो अभी नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन मतलब दोस्तों का अगर हुआ होगा तो फील कर पा रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस अनुभव को समझ पा रहे होंगे। हमारा छोड़िए, हमारा अपना क्या है, हमारा तो अनुभव जीवन भर होता ही रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता है। बाकी आप लोगों का होना है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा विचार करना होगा। खैर बात समझिए, अब गांधी तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा अब वो मतलब सहजता नहीं आ रही है, तो लोग पूछ रहे हैं बापू क्या दिक्कत है, कोई आ रहा है बाबा क्या प्रॉब्लम है। अब बाबा उस समस्या को कैसे बताएं, क्योंकि वो तो अलग प्रकार की समस्या होती है, वहां पर तो कॉन्फिडेंस ही लूज होता है। तो ये हुआ कि बाबा आप किसके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे या किसके साथ आप रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। बाबा बहुत विचार करते करते कहें कि ऐसा है कि हम इस समय 2 ही लोगों के साथ सुरक्षित महसूस कर सकता हूं जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। ये हुआ कि बाबा बताइए किसके साथ। ये हुआ कि सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और इन्हीं लोगों के साथ इस समय मैं जो है कंफर्ट महसूस करता हूं। बाबा इस बात को बोले अच्छा। ये हुआ कि भाई मैसेज सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट को भी दिया जाए कि बाबा आपके साथ कंफर्ट महसूस करेंगे, क्योंकि आप अगर जाएंगे उनके साथ लंदन तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट जब इस बात को सुनती होंगी तो डर गई होंगी कि हम सबके साथ कंफर्ट महसूस करते हैं बट बाबा के साथ नहीं महसूस करते हैं, ठीक है। तो बात बिगड़ गई। लेकिन ये हुआ कि भाई बाबा के साथ जाना है, तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट परेशान थी, तो है ना, तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट परेशान थी, तो आ गए बीच में मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़े हुए कई सारे लोग थे। तो यहां पर अब SS राजपूताना नामक जहाज में जो है सवार होंगे लोग और उसके बाद कहां जाएंगे, लंदन। लेकिन बात को समझिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो गांधी जी कर रहे थे, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस चीज को ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बाकी सुरक्षा है, सुरक्षा की बात तो एक हास्यास्पद है, मजाक बस, बाकी तो आप समझते ही, हो सकता है सही भी हो, बट इसको समझिएगा। पहुंच गए वहां पर। अच्छा, बाकी के सारे लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। शुरू हो गई कहानी। लंदन का सेंट जेम्स पैलेस एकदम सजाया हुआ है। कहा जाता है कि गांधी, अच्छा गांधी का ड्रेस क्या था, आप इस बात को समझ सकते हैं। गांधी उस समय तक सिर्फ एक ही कपड़े में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि जब SS राजपूताना नामक जहाज पर वो जा रहे थे तो एक ही कपड़े पहनते हैं, तो हवाओं ने तो कई बार रुख ही बदल दिया, है ना। तो आप देखेंगे जैसे भी हो लहराते हुए वो पहुंचते हैं कहां पर, जो है लंदन। अब जब लंदन की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, लंबाई अच्छी खासी थी, तो चर्चिल ने जब इनको देखा तो चर्चिल ने यहीं पर बोला था, ये तो अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर की बात जो है चर्चिल ने बोला। जो भी है, गांधी वहां पहुंचते हैं और सारी चीजें होती है, बहस शुरू हो जाता है। जब बहस शुरू होता है तो आप देखेंगे कि फिर वही अंबेडकर पृथक निर्वाचन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग अपने उसी पर अड़ी हुई है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब बहस शुरू हो जाता है और गांधी ये बात चाहते नहीं है। विशेष करके गांधी और अंबेडकर के बीच में वहीं पर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। गांधी ने कहा कि अंबेडकर से कि दलित वर्ग हिंदू से अलग थोड़ी ना है, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, यहां से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अंबेडकर इस बात को नहीं समझ रहे थे, वो चाह रहे थे अलग से हो। और कहा जाता है कि यहां पर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच से ही गांधी नाराज होते हैं और वहां से चलने की प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, यहां पर बेटा अब बात को समझना है कि जिस समय गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान के लिए एक नए वायसराय की नियुक्ति हो चुकी है, उसका नाम है विलिंगटन। बड़ा वाहियात किस्म का था। तो विलिंगटन हिंदुस्तान है, ठीक है। अब जब गांधी वहां से आएंगे तो जाहिर सी बात है, अच्छा गांधी वहां बीच में ही छोड़ दिए और उसके बाद हिंदुस्तान चले आए,
ठीक है, जब हिंदुस्तान चले आए तो यहां पर क्या करेंगे, तो फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा 1932 से 34 तक। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब द्वितीय चरण शुरू हो जाता है तो वेलिंगटन क्या करता है, इनको गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करके यरवदा जेल में अंदर रखेगा। अब गांधी जाएंगे यरवदा जेल, उसके बाद वहां पर जो है अंबेडकर का जो ये दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की बात थी, सारी चीजें वो वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड तक कानों तक जाएगी। रैमजे मैकडोनाल्ड अब खेल खेलेगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड अपना खेल खेले कि उससे पहले आइए कि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर परिचर्चा कर लें, मतलब लिख लें और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, मनीष लिख रहे हैं कि सर आपने तो फील किया है सर, ये सब होता क्या है कि दरअसल ये ऐसी बातें होती हैं, हम ही नहीं हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी फील किए होंगे, ये उसी समय तक होता है। ठीक है, अब तो अपने लिए करना नहीं है तो आगे ऐसा फील होना नहीं है, लेकिन ये है कि जिनके साथ नहीं है उनको तो आगे चल करके फेस करना ही है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग जो है आगे की बात लिखते हैं। ठीक है, तो समय 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, स्थान वही है बेटा, सेम। सेंट जेम्स पैलेस, वायसराय आप यहां पर लिख लें। विलिंगटन, भारत सचिव भी लिख लीजिए, बाकी सब वही हैं। सैमुअल, ब्रिटिश पीएम, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कितने लोगों ने भाग लिया, कुल प्रतिनिधि? इकतीस। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग पार्टी का हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां पर आइए कि कांग्रेस के मतलब कौन कौन से लोग जा रहे हैं। तो सेम यहां पर लिखिए, बस इतनी बात, कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है? बाकी सारे लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है। प्रतिनिधि कौन है कांग्रेस का? गांधी। इसके अलावा आप देखेंगे महिला प्रतिनिधि के रूप में कौन है भाई? सरोजनी नायडू, प्लस एनी बेसेंट। राष्ट्रवादी दल से मदन मोहन मालवीय। बाकी बेटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बाकी सब पहले वाले सब हैं सेम, तो उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, चाहें तो आप लिख लें लेकिन जरूरी नहीं है। मुस्लिम लीग से जिन्ना, इकबाल, दलित वर्ग से अंबेडकर, दलित वर्ग से अंबेडकर। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे पृथक निर्वाचन की मांग बराबर बनी रही, पृथक निर्वाचन की मांग बनी रही। तो परिणाम क्या होगा भाई? परिणाम असफल। परिणाम क्या हो जाएगा बेटा? असफल। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर इस पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट आउट करो मुन्ना, पॉइंट आउट करिए। ठीक है, आगे की बात।
अब इसके बाद लिखिएगा नोट। नोट 2-3 बातें। नोट में पहला पॉइंट आउट करिए। भारत आने पर गांधी ने कहा कि मैंने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। यानी कि जब गांधी भारत आते हैं तो कहते हैं कि हमने देश के साथ, देश के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो इसको बोलते हैं मैंने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। मैंने देश को बट्टा नहीं लगने दिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जनवरी 1932 से 1934 तक। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ अब से 1932 से 1934 तक। बेटा इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है, 34 तक। अच्छा, एक पॉइंट और, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको जल्दी से पॉइंट आउट करिए, फिर आगे हम लोग कहानी शुरू करते हैं। अब देखिए बात कुछ इस प्रकार की बनती है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे गांधी, तो वायसराय लॉर्ड विलिंगटन क्या करेगा? गिरफ्तारी, और गिरफ्तार करके इनको जो है पूना के यरवदा जेल में अंदर करेगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के कारण आप देखेंगे गांधी गिरफ्तार होंगे। गांधी गिरफ्तार हो रहे हैं और कहां बंद हो रहे हैं बेटा? जेल, पूना यरवदा जेल, यरवदा जेल। अब गांधी रहेंगे यरवदा जेल में, ठीक है। अब जब गांधी यरवदा जेल में रहेंगे तो जरा एक कहानी सुनिए। जब गांधी यरवदा जेल में है तो कहानी कुछ इस प्रकार की इंटरेस्टेड है, बात समझिएगा। कहानी यह है कि गांधी जब यरवदा जेल में है 1932 में, तो यहां पर आप देखेंगे कि 16 अगस्त की घटना है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड क्या है? इसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। बेटा इस सांप्रदायिक पंचाट को बस इतना ही आपको समझना है कि इसमें जो है अंबेडकर दलित वर्ग के लिए, ठीक है, जो डिमांड कर रहे थे उसी डिमांड को समर्थन दे दिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इससे हलचल होगा और आपसी जो है मतभेद होगा और विवाद होगा। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कौन की? प्रोक्लेम्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड। जब उन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी तो जेल के अंदर जो गांधी यरवदा जेल में है वहीं पर गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। तो बेटा पहली बार गांधी ने आमरण अनशन कब किया? तो पूना के यरवदा जेल में। ध्यान रखना, अहमदाबाद वाले में गांधी पहली बार भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। तो पहली बार आमरण अनशन गांधी कहां कर रहे हैं? पूना के यरवदा जेल में। अब 16 अगस्त की घटना है और ये वहां पर जो है आमरण अनशन कर गए। जब बेटा ये आमरण अनशन कर जाते हैं तो कहानी थोड़ी सी बिगड़ती है और परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे कि एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि फिर मदन मोहन मालवीय का प्रयास होता है और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से जो है अंबेडकर से बात की जाती है और अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना के यरवदा जेल में फिर समझौता हो जाता है कि भाई अंबेडकर तुम अपनी डिमांड को मत करो, बाकी जो तुम कहोगे उसको हम लोग मान लेंगे। तो इस प्रकार गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है यरवदा जेल में। उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यरवदा पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और उस समझौते के अकॉर्डिंग आप देखेंगे बेटा कि केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटों से जो है बढ़ा करके 147 सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी जो है दलित वर्ग के लिए, 71 से 147, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होगा। तो आइए जरा उन सब बातों को पहले लिख लेते हैं कि परिणाम क्या हुआ। तो ये हो गया गांधी गिरफ्तार। अब इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब? 16 अगस्त 1932। किसके द्वारा? बाई ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। अब जब ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं तो इसका परिणाम गांधी द्वारा पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू। ठीक है, आमरण अनशन शुरू, आमरण अनशन शुरू। तो जब आमरण अनशन शुरू होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? पूना समझौता। इसके बाद क्या होगा? पूना पैक्ट। चलिए अब लिखिए पूना पैक्ट। इसे यरबदा समझौता भी कहते हैं, यरबदा समझौता। इसे गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं। कब हुआ बेटा? 26 सितंबर 1932। यहां में आप देखेंगे परिणाम क्या होगा। परिणाम यहां पर लिख लीजिएगा। प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या, प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में बेटा 18% सीटें, ठीक है, आरक्षित कर दी गई। आरक्षित दलित वर्ग के लिए, ठीक है, आरक्षित। अब इसके बाद ये कहानी होती है। उसके बाद आपको पता है कि बाबा जब जेल में है तो बाबा का स्वास्थ्य खराब होगा बेटा। तो जब बाबा का स्वास्थ्य खराब होगा तो बाबा क्या करेंगे? बाबा का स्वास्थ्य खराब होगा तो बाबा अगर अंदर कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम, तो बाबा को रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद बाबा रिहा हुए। तो जब बाबा रिहा हुए तो फिर देखिए क्या होता है। उसके बाद बाबा ने क्या किया? बाबा ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए 1932 में अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग, जिस पर कल हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो यहां पर थोड़ा सा आकर के जो है एक रुकना हो गया था, दिमाग उसमें बात ये बन नहीं रही थी। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। ये हुआ। इसके बाद बाबा क्या करेंगे? ठीक है, लिखिएगा नोट।
अब दलित वर्ग के लिए गांधी क्या करेंगे, ठीक है, लिखिएगा। गांधी ने हरिजन या दलित वर्ग के उत्थान के लिए, गांधी ने हरिजन या दलित वर्ग के उत्थान के लिए दलित वर्ग के उत्थान के लिए 1932 में अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग, 1932 में अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग, अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग तथा हरिजन सेवक संघ का गठन किया, तथा हरिजन सेवक संघ का गठन किया। ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए, मतलब आप देखेंगे कि घनश्याम दास बिरला को गांधी ने अध्यक्ष बनाया। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद बेटा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का भी प्रकाशन किया। साथ ही गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का संपादन शुरू किया। ये यहां तक की कहानी है मुन्ना, ये आप इसको पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गया था, उसके बाद ये कहानी आपने देखी। अब इसके बाद एक बार पुनः राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में होगा, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग होंगे, जो ब्रिटिश अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सब इस बात को मान लेंगे कि चाहे कोई आए या ना आए, या जो भी शामिल होंगे उन्हीं के साथ मिलकर के भारत के लिए एक अगले संविधान, जो संविधान संशोधन है, जो अगला संविधान लागू होगा, उसका मसौदा तैयार किया जाएगा। तो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए पॉइंट आउट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आगे की कहानी हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बस 1-2 पॉइंट्स जो है, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। ठीक है, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बेटा कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बस एक ही चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है ना। कांग्रेस इसमें भाग नहीं ले रही है। और हम आपको बता दें, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आपको बता दें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ 1932 में, एक कहानी हम आपको बता रहे हैं। इसमें बाकी के और लोग तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र होता है, चौधरी रहमत अली। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र है। जब हम लोग पाकिस्तान की मांग पढ़ेंगे आगे चल करके 1940 का जब हम डेट आपको बताएंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे, पाकिस्तान शब्द की व्याख्या कैसे हो रही है, कैसे पाकिस्तान आ रहा है। बट यहां पर एक इंडिकेट आपको करते हुए चलते हैं, किसी 1932 के जो है 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र चौधरी रहमत अली
उसने ही सबसे पहले यहां पर पाकिस्तान की बात की और कहा कि ये जो है जगह पाकिस्तान होना चाहिए। अब ये पाकिस्तान की बात चौधरी रहमत अली ने क्यों की, इसको हम यहां पर अभी नहीं बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि एक लंबी क्लास है इसकी जो आगे चल करके हम आपको बात करना है। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द की व्याख्या। और बेटा एक चीज और भी है, इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर लिया था भारत के लिए नया संविधान बनने का। तो 1932 में प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक श्वेत पत्र जारी हुआ और उसी के आधार पर नया संविधान बनेगा। तो 1932 के ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 1935 तक 3 साल लग जाते हैं और 1935 में आकर के अगला संवैधानिक सुधार तैयार हो जाता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका प्रारूप कब तैयार हुआ, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में तैयार हुआ, यानी कि 1932 में। तो यहां पर लिखिएगा परिणाम, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रक्रिया प्रारंभ। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रक्रिया प्रारंभ। घनश्याम दास बिरला बेटा जो यहां पर गांधी ने बनाया था, जो है आप देखेंगे अखिल भारतीय अछूत विरोधी तथा हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने बेटा, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बने। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब तो यहां तक तो अभी हम लोग ऐसे इस बात को समझ रहे थे, देख रहे थे, यहां पर कुछ पॉइंट्स आपने लिखा। अब प्रश्न ये बनेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो बातें हैं उस पर तो अभी चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में करना है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग 1937 में चुनाव होगा। अब जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ तो उसके आधार पर 1937 में चुनाव होगा, और जब 1937 में चुनाव होगा तो उस चुनावी परिणाम के बारे में आपको जानना जरूरी है। आज क्लास हम लोग करीब आधे घंटे की और क्लास करेंगे, मेहनत के साथ पढ़ना है, क्योंकि टारगेट है कि इस सप्ताह अपने को मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है बेटा अच्छे से, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो अब आप लिखेंगे 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांतीय चुनाव 1937 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 का चुनाव। देखिए यहां पर कुछ चीजें याद करने के लिए हैं, ठीक है। तो जरा देखिए प्रमुख पार्टी कौन कौन है जो चुनाव लड़ रही हैं इस समय, प्रमुख पार्टी देखते हैं बेटा। प्रमुख पार्टी, प्रमुख पार्टी नंबर 1 यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये स्पेस आप लोग देते जाएंगे, अभी इसमें भी आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद कृषक प्रजा पार्टी और इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। तीसरा पार्टी लिखिएगा इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, प्रमुख पार्टी।
और प्रमुख में एक तो कांग्रेस तो भाई है ही, बाकी सब हैं, कांग्रेस तो है ही। जरा इनके बारे में थोड़ा सा आप इस पॉइंट को कर लीजिए, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी जो है बेटा ये पंजाब में, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में, इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी विशेष करके मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। बंगाल और मध्य प्रांत दोनों में काम कर रही है, मध्य प्रांत प्लस बंगाल। अब जरा इनके लीडर का भी नाम लिख लीजिए जो इसके कर्ता धर्ता हैं। यूनियनिस्ट पार्टी के बेटा हैं अफसर हुसैन, ठीक है, और कृषक प्रजा पार्टी के हैं फजलुल हक। तो यहां है अफसर हुसैन, अफसर हुसैन, कृषक प्रजा पार्टी के हैं फजलुल हक, और इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी के हैं बेटा अंबेडकर। ये सब आपको याद है, अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। क्वेश्चन पेपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये अब आप यहां पर पहले तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप यहां पर देख लिए कि देखिए कांग्रेस वगैरह तो एवरग्रीन है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि यूनियनिस्ट पार्टी के अफसर हुसैन ये पंजाब में है, ध्यान रखना, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में ये फजलुल हक, इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी मध्य प्रांत और बंगाल में ये अंबेडकर, ठीक है। तो अब इस पार्टी को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग चुनाव करते हैं। तो फरवरी 1937 में चुनाव हुआ। अब चुनावी परिणाम में देखिए क्या होता है। फरवरी 1937 में चुनाव, में चुनाव, जो फरवरी 1937 में चुनाव हुआ बेटा, कुल सीट 1585। कुल सीट कितनी थी? 1585 सीट, ठीक है, असेंबली की। अब जरा यहां खेल देखिए, कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? प्रांत कितने थे? 11 राज्य, 11 प्रांत में चुनाव हुआ, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 711 सीटें मिली, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि कांग्रेस ने बेटा 8 राज्यों में, तो टोटल राज्य कौन कौन से हैं पहले इसको आप लोग लिख लेते हैं, हम लोग प्रांत लिख लेते हैं। प्रांत, प्रांत लिखिए तो आप लोग, सिंध, पंजाब, मद्रास, सिंध, पंजाब, मद्रास, जैसे मैं बना रहा हूं डिजाइन वैसे बनाइए, सिंध, ठीक है, पंजाब, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, कितने हुए भाई? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, इसके बाद बंबई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बंबई के बाद बेटा असम, ठीक है, असम, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत।
भाई इतनी मेहनत करनी होगी, ये सब अगर आप याद नहीं कर पाएंगे, और यहां इतना क्लियर डाटा है, अगर नहीं याद कर पाएंगे तो कहीं से याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखते हुए बेटा आप लोगों को याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आप 10 किताब पढ़ोगे कहीं से आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये देखिए, फरवरी 1937 में चुनाव हुआ, कुल 1585 सीटों पर हुआ, जिसमें से कांग्रेस 711 सीटों पर जीती है। 11 राज्य थे। अब यहां पर आइए देखिए कि कहां पर किसकी सरकार बनती है, कैसे क्या है। पहले देखिए, 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। अब 5 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, रेड वाला देखिए पूर्ण बहुमत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, एक साथ ही है संयोग से, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ये बेटा जो इनके 5 प्रांत ये हैं, 5 प्रांत में ध्यान रखना, पांच प्रांत में पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। अब जो बंबई है बेटा ने, यहां पर बहुमत मिला था इनको, क्या मिला? बहुमत। देखिए पूर्ण बहुमत और बहुमत, अब आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से इस बात को जानते हैं, ठीक है। बहुमत होता है कि दूसरी पार्टी की तुलना में अगर एक भी वोट ज्यादा है तो बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब कि जबरदस्त तरीके से 2/3, ठीक है, पक्ष। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, और बंबई में जो है बहुमत। यानी कि टोटल अगर आपको देखा जाए तो 6 प्रांत ऐसे हैं जहां पर इनका जबरदस्त तरीके से बहुमत था। इसके अलावा इनको एक तरीके से हार का सामना कहां करना पड़ा, हम आपको बता दें। हार इनको सामना करना पड़ रहा है बेटा, एक तो बंगाल, किस कलर को ले लें? दूसरा कलर यूज करते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे पंजाब, ठीक है, पंजाब, बंगाल और सिंध, कहां कहां है? पंजाब, बंगाल और सिंध। ये जो बेटा ग्रीन वाला है, यहां पर कांग्रेस नहीं है, यहां पर क्या है? कांग्रेस खत्म रही, यहां भी कांग्रेस खत्म रही। अब इस तरह से अगर आप देखेंगे टोटल अगर 11 राज्य हैं तो अच्छा, बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं जैसे असम है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, ठीक है। अब ये अगर आप देखेंगे तो असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक तरीके से गैर कांग्रेसी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर गैर कांग्रेसी क्या मिलीजुली सरकार थी, कांग्रेस का पूरा एकदम आप समझेंगे कि पकड़ था। तो इस तरह से आप देखेंगे 6 + 2 = 8, तो कांग्रेस ने लगभग 8 राज्यों में, गैर कांग्रेसी नहीं कहेंगे, कांग्रेसी कहेंगे, लेकिन अन्य पार्टियों के सहयोग से जो है यहां पर इन लोगों ने सरकार बना ली। तो 6 तो इनका एक तरीके से पूरा था ही, और इसके बाद बेटा 2 ये, तो टोटल 8 राज्यों में किसकी सरकार बनी? 8 में कांग्रेस की बनती है। अब देखिए यहां पर क्या बचा, अब बंगाल में किसकी बनी, पंजाब में किसकी बनी, इसको आकर के देख लीजिए बेटा। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। तो बंगाल में कौन बना रहा है? कृषक प्रजा पार्टी। अब आपको याद आ रहा होगा, कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ये बंगाल में बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे पंजाब में अगर आप देखेंगे, पंजाब की अगर हम बात करें बेटा, तो पंजाब में मुस्लिम लीग प्लस यूनियनिस्ट पार्टी का नाम सुने होंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं मुस्लिम लीग प्लस यूनियनिस्ट पार्टी। तो मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में, ये यहां पर आप देखेंगे कि सरकार यहां पर बनाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बाकी के जो हैं वहां पर कहीं न कहीं भारतीय जो है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सपोर्ट सरकार बनती है। जो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं यही इतना पर्याप्त है, बहुत ज्यादा हर किसी में नहीं जाना है आपको। तो यानी कि आप यहां पर देखेंगे कि 2 जगह
वैसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने कहां पर अपनी पार्टी बनाई, मतलब मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला कि नहीं मिला। तो बेटा मुस्लिम लीग को तो बहुमत मिला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बंगाल में आप देखेंगे कृषक प्रजा पार्टी के साथ कर रहे हैं, पंजाब में आप देखेंगे तो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ कर रहे हैं, और बाकी आप सब जगह देखेंगे कि कांग्रेस ही लगभग लगभग आप यहां पर विशेष करके छाई हुई है। एक आप इस चीज को देख सकते हैं कि एक जगह जैसे है कि जो सिंध प्रांत है बेटा, इसमें भी जो है तरीके से कांग्रेस नहीं है। तो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत कहां है? यहां पर सिंध प्रांत में, यहां पर भी कांग्रेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 8 राज्यों में आप देखेंगे कांग्रेस है, 2 में मुस्लिम लीग अपना प्रभुत्व बनाई हुई है, और 1 में जो है अन्य पार्टी है। अब एक पॉइंट और आता है आपको यहां से, इनके प्रधानमंत्री बनने का एक फैक्ट और है, जिसको मैं आपको लिखाऊंगा और उसके बाद तब अपनी क्लास को खत्म करूंगा। अभी इतना पहले आप पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसके बाद फिर इस पर क्लियर करते हैं। अब बेटा होता क्या है कि जो ये यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जीतते हुए मतलब जिन जिन सीटों पर इनका अपना मतलब विजय हासिल हुआ है, जहां जहां पर जिन राज्यों में, वहां के जो मतलब हेड बनेंगे अब उनको प्रधानमंत्री बोला जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बोला जाएगा। तो यहां पर हम प्रधानमंत्री का नाम भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए ठीक है, हम लोग यहां पर प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। आप ठीक है, चलिए अब एक एक का नाम लिख लीजिएगा। सिंध में प्रधानमंत्री कौन था? अल्लाह बख्श। बाद में बंदे अली खान बनते हैं। तो सिंध कहां है भाई? यहां के प्रधानमंत्री थे सिंध के अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। ये पहले प्रधानमंत्री बने और बाद में वंदे अली खान, बाद में बंदे अली खान, बंदे अली खान कई बार पूछा गया भाई, इसलिए लिखा रहा हूं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये वाला आपको दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो अलग से मैं एक लिस्ट बना दूं। ये आपको दिख रहा है कि नहीं बेटा? इसको बताइए। जैसे जो हमने अल्लाह बख्श लिख रखा है, ये सिंध के प्रधानमंत्री बनेंगे अब बंदे अली खान। नहीं लिख रहा है तो अच्छा मैं लिख देता हूं। चलिए राज्यों के प्रधानमंत्री, राज्यों के प्रधानमंत्री, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए पहला, पहला सिंध आप लिखिए। सिंध के प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं बेटा? अल्लाह बख्श और बाद में वंदे अली खान। पहले अल्लाह बख्श और बाद में बंदे अली खान। बेटा कई बार पूछा जाता है। सेकंड राज्य हम लोग लेते हैं पंजाब। पंजाब का प्रधानमंत्री कौन बनता है भाई? तो पंजाब के प्रधानमंत्री का नाम लिखिएगा सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां, ये पंजाब के प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरा पॉइंट आउट करिए, तीसरा पॉइंट आउट, मद्रास में श्री राजगोपाला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मद्रास में श्री राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं भाई? श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार।
5वां राज्य लिखिएगा, उड़ीसा के वीएन दास, उड़ीसा के प्रधानमंत्री बीएन दास, बीएन दास। छठा लिखिएगा, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के बेटा एनबी खरे और बाद में रविशंकर शुक्ल, एनबी खरे और बाद में रविशंकर शुक्ल। ठीक है, 7वां लिखिएगा बेटा, 7वां लिखिएगा, संयुक्त प्रांत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। 8वां लिखो बेटा, बॉम्बे यानी कि बंबई, बीजी खरे, बीजी खरे। ठीक है, इसके बाद असम में लिखिएगा, सादुल्ला खान, बाद में गोपीनाथ बारदोलई। 9वां असम, सादुल्ला खान, बाद में गोपीनाथ बारदोलई। 2 और बेटा, 10वां लिखिएगा, बंगाल फजलुल हक, फजलुल हक। और 11वां और आखिरी लिख लीजिए बेटा, सिंधु जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खां साहब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डॉक्टर खां साहब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डॉक्टर खां साहब। मतलब किसी के आप पूछ रहे हैं बाद में जो बने क्यों बने, मतलब किसी ने कोई असंतुष्ट होकर के इस्तीफा दे दिया तो इस वजह से जो है खां साहब। तो बेटा वैसे हम तो इस चीज को लेकर के भाई श्योर रहते हैं कि देखिए जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि सिलेक्शन होगा। हर 2 दिन 4 दिन पे रिजल्ट आ रहा है, चाहे स्टेट पीसीएस का हो और चाहे जिसका भी हो, लगातार आप देख रहे हैं। हर 10 दिन पे आप देखेंगे कहीं न कहीं का रिजल्ट आ रहा है और लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वही विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहा है जो हर तरीके से मेहनत करने को तैयार है। यहां पर अगर आपको याद करना है तो उसको याद करिए। अब इसका ट्रिक आप अपने से बना सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हमारा एक ही काम है कि आपको याद करना है तो ये बताना है, बस याद करिए। तो यहां पर इस चीज को देख लेंगे। इस संयुक्त प्रांत में आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत, बंबई में बीजी खरे, असम में सादुल्ला खां, बाद में गोपीनाथ बारदोलई, बंगाल में फजलुल हक, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खां साहब, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, मद्रास में राजगोपालाचारी, पंजाब में सिकंदर हयात खां, सिंध में अल्लाह बख्श, बाद में वंदे अली खान, ठीक है, उड़ीसा में वीएन दास, मध्य प्रांत में एनबी खरे और बाद में रविशंकर शुक्ल। तो ये सारे लोग हैं जो बेटा 1937 के चुनाव में आप देखेंगे जो है यहां पर कि प्रधानमंत्री बनते। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई 37 का इलेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, मुस्लिम लीग संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? मुस्लिम लीग असंतुष्ट है, कहीं पर भी इनको बहुमत नहीं मिला। भले 2 जगह इन्होंने जो है मिलकर के सरकार बनाई लेकिन कहीं पर भी बहुमत नहीं मिला। अंदर से मुस्लिम लीग, अब चूंकि चुनाव हो चुका था, सारी प्रक्रिया चल रही थी, अंदर से मुस्लिम लीग इससे हटना चाह रही थी। कहानी धीरे धीरे बनता है। 37 निकला, 38 निकला, 39 आ गया। बेटा 1939 की कहानी देखिए। 1939 में आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है, और 1939 से
1945 तक, 1945 तक। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो उस समय यहां का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था बेटा? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लिनलिथगो ने क्या किया कि जो है, हाँ भाई कुंदन, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। तो लिनलिथगो ने क्या किया, बिना कांग्रेसियों से पूछे, बिना हिंदुस्तानियों से पूछे जो है यहां के लोगों को विश्व युद्ध में धकेल दिया। अब लोगों को बड़ा बुरा लगा। कांग्रेस चूंकि कई राज्यों में सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने जो वायसराय लिनलिथगो से पूछा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपना पूरा उद्देश्य हमें दिखाइए कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, किस तरह से सहयोग लेना चाहते हैं। तो लिनलिथगो जो है वो इधर उधर कटने लगा और किसी भी प्रकार से अहमियत नहीं देने लगा। तो ऐसे में हुआ क्या कि 1939 में कांग्रेस नाराज हो गई, और इसके बाद जब लिनलिथगो का कोई विशेष रुख नहीं दिखा तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया 8 राज्यों से। और कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया बेटा, तो पता है कि मुस्लिम लीग तो ऐसे चाह रही थी कि यार ये सरकार ना रहे, खत्म हो जाए सारी चीजें। तो मुस्लिम लीग ने जो क्या किया, इसी जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसे अपना मुक्ति दिवस मनाया। यानी कि जो है 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग का साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो इस तरीके से जो 1937 का परिणाम था, 1939 तक आप देख रहे हैं ऐसी कहानी हो गई। तो 1939 में जो 37 वाला चुनाव था, सब कुछ खत्म हो गया, विधानमंडल सब खत्म हो गई। अब 1940 में एक नया कहानी बनेगी। 1940 में अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की मांग। अब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करेंगे, और यहां पर 2 नेशन थ्योरी की बात होगी। अब पाकिस्तान की मांग क्यों हो रही है, पाकिस्तान कैसे हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आज नहीं, लेकिन उससे पहले की पहले आइए कुछ पॉइंट आउट कर लें। लिखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु बेटा लिखिएगा, 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में, 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को विश्व युद्ध में धकेल दिया। धकेल दिया, एक तो पॉइंट ये। अब इसका परिणाम, कांग्रेस ने विधानमंडलों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। तो 29-30 अक्टूबर को 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। 29-30 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित हुआ था, और 29-30 अक्टूबर को बेटा इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। 29-30 अक्टूबर 1939। ठीक है, और जब इसको इन्होंने मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, तो बेटा आपको पता है कि फिर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। परिणाम 22 दिसंबर 1939 को
मुस्लिम लीग ने, बेटा कई बार पूछा जाता है मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस या फिर धन्यवाद दिवस, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, किस रूप में बेटा? मुक्ति दिवस या फिर धन्यवाद दिवस, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने इन सब बातों पर चर्चा की। अब भाई कांग्रेस भी मुक्त हो गई, सबको जो है मुस्लिम लीग भी मुक्त हो गई, सारी चीजें। अब इसके बाद जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज नहीं कल चर्चा करेंगे, वहां से पाकिस्तान की मांग। ठीक है, जो 23 मार्च 1940 को, एक हेडिंग लिख करके छोड़ दीजिएगा, पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग। ठीक है, पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940। मार्च 1940। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास इतना ही। आज हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा किए हैं। इधर की क्लास जो थोड़ी रहेगी वो थोड़ा सा आपको एकदम जो कंसंट्रेट होकर के डिसिप्लिन में क्लास को करना है। और कल हम लोग जो है फिर पाकिस्तान की मांग से हम लोग आगे चलेंगे, और कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, कल क्लास मिस नहीं करिएगा। कल अब जो हम लोग पाकिस्तान की मांग, इसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद आप देखेंगे क्रिप्स मिशन, उसके साथ भारत छोड़ो आंदोलन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक को कल कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वेरी गुड नाइट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुंदन आप लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन, आप सभी को वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट बेटा, वेरी गुड नाइट, थैंक यू। आधुनिक भारत के बाद प्राचीन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके कोर्स को भी विशेष करके ध्यान में रखा जा रहा है बेटा, और हम जो है इस क्लास को अभी तो इस सप्ताह हम लोग मॉडर्न इंडिया पर ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।